हेलो बच्चों, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट किए हैं और हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। और आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके वहाँ देख लीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है कि सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या क्लियर करेंगे कि सतत आवेश का वितरण किसे कहते हैं। तो सतत आवेश का वितरण का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई निकाय है और इस निकाय को अगर हम थोड़ा सा कोई क्यू चार्ज दे दें, मतलब क्यू आवेश दे दें, तो ये जो क्यू आवेश है इस निकाय पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, एक समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए इस निकाय के प्रत्येक बिंदु पर। तो इस निकाय को हम लोग बोलेंगे सतत आवेश का वितरण। सतत का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस, मतलब बराबर भागों में इसका वितरण हो जाए। इसका डेफिनेशन क्या है कि जब हम किसी निकाय को कुछ आवेश दिया जाए तो प्रत्येक बिंदु पर एक समान रूप से वितरित आवेश को सतत आवेश का वितरण कहते हैं। तो सतत आवेश का वितरण क्या हो गया कि यदि हम किसी निकाय को कुछ आवेश दे दें तो उस आवेश के कारण उस निकाय के प्रत्येक बिंदु पर एक समान रूप से वितरित आवेश को हम क्या बोलेंगे, सतत आवेश का वितरण कहते हैं। अब इस सतत आवेश के वितरण हमारा 3 प्रकार से होता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है रैखिक आवेश का वितरण, उसके बाद है पृष्ठीय आवेश का वितरण, और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है आयतन आवेश का वितरण। तो हम लोग एक एक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे रैखिक आवेश वितरण। तो हम लोग का पहला क्या है बच्चों, रैखिक आवेश का वितरण। तो हेडिंग लगाएंगे रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे पहले क्या है कि रैखिक आवेश वितरण का मतलब क्या होगा कि एक सीधी सरल रेखा में वितरण होगा आवेश का। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई तार है और इस तार पे हमने क्या दे दिया है, कोई चार्ज दे दिया है। तो हमने चार्ज दे दिया है तो ये चार्ज जो है, आवेश जो है, पूरे तार पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। और हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा तार है इसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, इसका रैखिक आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। तो यहाँ से हम लोग रैखिक आवेश वितरण के साथ साथ क्या डिफाइन करेंगे, रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे हेडिंग क्या लगेगा, रैखिक आवेश का घनत्व, ठीक है। तो रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से, और इसी को हमें डिफाइन करना है। तो बच्चा लोग लैम्डा बराबर, अच्छा हम मान लेते हैं ये जो हमारा तार है इसकी लंबाई क्या है, एल है, और इसको हमने क्या दिया है, क्यू चार्ज दिया है। तो लैम्डा बराबर फार्मूला क्या आएगा, लैम्डा बराबर आएगा क्यू बटे एल। लैम्डा बराबर क्या आ गया, क्यू बटे एल। अब क्यू बटे एल का मतलब क्या हो गया, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये हमारा क्या एक तार है, इसको हमने क्या दिया है, आवेश दिया है, चार्ज दिया क्यू, और ये आवेश को हमने कैसे दिया है, इसकी लंबाई एल है। तो हम बोलेंगे कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई, किसी तार के, अब हमने लंबाई जो एल है तार की लंबाई को 1 मान लिया है, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को उस तार का रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश को उस तार का रैखिक आवेश का घनत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इंटरमीडिएट में किसी भी चीज का आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको उसका फार्मूला और उसकी बीमा लिखना मस्ट है, ठीक, ये आपको जरूर लिखना है। तो डेफिनेशन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी बीमा। तो बीमा से पहले अगर हम लोग बात करें इसका मात्रक लिख लें तो मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम को सी से लिखते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर हो गया। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर हो गया। अगर हम लोग बीमा की बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, बीमा इसका क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम प्रति मीटर। बीमा की बात करें, बीमा क्या होगी, अब बीमा हम लोग जानते हैं कूलाम का मतलब क्या हो गया, आवेश है, तो आवेश का बीमा क्या होता है, एटी होता है, एटी हो गया। उसके बाद मीटर का बीमा क्या होगा, एल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ए
टी और एल को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी ATL-1। अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, हमने पढ़ लिया रैखिक आवेश का घनत्व। अब अगला क्या पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश का घनत्व। तो बच्चों हम लोग अगला पढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश का घनत्व। पृष्ठीय आवेश का घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश के घनत्व में हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए पृष्ठीय आवेश का घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश का घनत्व जो होता है बच्चों उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, अब जैसे पृष्ठ की बात आ गई तो पृष्ठ के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई हमारे पास एरिया होना चाहिए। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसे कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर हमने क्या दे दिया, अच्छा पृष्ठ है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल लेंगे। तो इस पर हमने कोई आवेश दे दिया dq, इस पे क्या दे दिया, आवेश दे दिया। अब ये आवेश क्या होगा, ये चार्ज जो है इस पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला आएगा सिग्मा इज इक्वल टू, हमने कितना आवेश दिया है dq बोल सकते हैं, सूक्ष्म आवेश दिया है तो हमने लिख दिया q, और इसका जो हमारे पास पृष्ठीय आवेश है या बोल सकते हैं इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा, a होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर q अपॉन में q बटे a। अब इसको डिफाइन क्या करेंगे, अब हम लोग a जो है इसको क्या मान ले, 1 मान ले। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल या किसी वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित या वितरित आवेश की मात्रा को उस वस्तु का पृष्ठीय आवेश का घनत्व कहते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं कि किसी वस्तु पर प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी वस्तु पर प्रति एकांक, इसको हमने 1 मान लिया है, प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को उस वस्तु का पृष्ठीय आवेश का घनत्व कहते हैं। अब इसके आगे बच्चों हम क्या लिखेंगे, फिर वही बात आगे, मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक फिर से बोल सकते हैं कूलाम, आवेश का क्या होगा, कूलाम होगा, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो हो गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बीमा क्या होगी, बीमा अगर हम लोग लिखेंगे तो बीमा आ जाएगा, कूलाम का क्या होता है 80 होता है। उसके बाद मीटर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, AT, एल की पावर नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल की पावर -2। तो ये क्या हो गया, इसका बीमा हो गया। अब हम लोग तीसरा पार्ट इसका क्या पढ़ेंगे, तीसरा हमारा है, पहला हमने क्या पढ़ा, रैखिक आवेश घनत्व, दूसरा क्या पढ़ा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तीसरा क्या पढ़ेंगे, आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है इसको पढ़ते हैं। अब आयतन आवेश घनत्व जो होता है ये किसी गोले के लिए होगा, क्योंकि आयतन जो होता है वो गोले का होता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या लिखेंगे, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। अब आयतन आवेश घनत्व क्या होगा बच्चों, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं रो से, किससे, रो से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने मान लिया कि हमारे पास कोई गोला है, इसको हमने क्या दे दिया, Q आवेश दे दिया, इस गोले को हमने चार्ज दे दिया है। अब ये चार्ज क्या होगा, इस गोले पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। और ये जो गोला है इसका आयतन हम लोग क्या मान लेते हैं, V है। तो फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा, रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ से बच्चों क्या डिफाइन कर सकते हैं, V को हम लोग क्या मान ले, 1 मीटर क्यूब, या बोल सकते हैं 1 लीटर क्यूब, कुछ भी मान सकते हैं, क्यूब में आएगा। तो अगर V को हम लोग 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन, किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित या पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को उस वस्तु का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आप लिख सकते हैं किसी वस्तु पर या किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन, किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को उस वस्तु का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब फिर से बच्चों यहाँ बात क्या आएगी, हम लोग इसका मात्रक लिखेंगे। तो मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा, आवेश है कूलाम, आवेश का क्या होगा, कूलाम होगा, बटे में आयतन, आयतन को किससे लिखते हैं, मीटर क्यूब से, तो हो गया मीटर क्यूब। बीमा क्या होगी, बीमा की बात करेंगे तो बीमा हो जाएगा कूलाम का 80 हो गया, और मीटर क्यूब का क्या होगा, L3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L की पावर -3। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है,
और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग का अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इसको हम लोग कवर करेंगे। बच्चों जो कुछ भी आपकी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास कोई आवेश है, पहले हम इसको समझते हैं। अगर हमारे पास कोई आवेश है, ठीक है, अब हमने कहा कि हमारे पास कोई आवेश है। अब इस आवेश, ये जो आवेश है ये किसी अन्य आवेश का अपने आसपास अनुभव करता है। जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास आवेश है, एक आवेश हमने यहाँ रख दिया। अब ये जो हमारा आवेश है, इसके कारण इस आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव किया जाए तो हम बोलेंगे कि जो ये आवेश है इसका क्षेत्र जो है यहाँ तक है, इसका एरिया यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर हमने कहा कि एक आवेश हमने यहाँ रखा है, एक यहाँ रख दिया, अब फिर से क्या होगा कि हम मान लें कि इस आवेश के कारण इस पर कोई हलचल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ये आवेश यहाँ रखा, ये वाला यहाँ रखा है, इसके कारण ना तो आकर्षण हो रहा ना ही प्रतिकर्षण हो रहा है। इसका मतलब इस आवेश का क्षेत्र यहाँ पर नहीं है। तो क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई आवेश है और उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव किया जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसको ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके द्वारा किसी अन्य आवेश का या किसी अन्य आवेश के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव किया जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक क्या आता है, वैद्युत बल रेखाएं। अगला टॉपिक क्या आता है, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है जो किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अभी पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, समझते हैं हम लोग हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है, या वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है। वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती हैं जो किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, जो किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। प्रदर्शित करती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या हो गया, वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती हैं जो किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अब आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है कि ये आपका डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में ये आता है कि वैद्युत बल रेखाओं के आप कम से कम 5 गुण लिखिए, 5 विशेषताएं लिखिए, 5 गुण लिखिए। तो हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, सबसे पहला गुण हमारे पास क्या है कि बल रेखाएं जो होती है वो हमारे पास जो चार्जेस होते हैं आवेश, उससे निकलती हैं। अब आवेश हमारे कौन कौन से हैं, प्लस आवेश और माइनस आवेश। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश एक हो गया, दूसरा क्या हो गया, माइनस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश जो भी यहाँ अकेला है एकल आवेश, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एकल धन आवेश होता है, एकल धन आवेश होता है, एकल धन आवेश पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से चलकर अनंत पर समाप्त होती हैं। तो यहाँ पे जो बल रेखाएं होती हैं धन आवेश से चल के कहाँ समाप्त होंगी, अनंत पर, या धन आवेश से चलकर अनंत तक जाती हैं। दूसरा क्या है, एकल ऋण आवेश पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं
वो अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि एकल ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरे इसके जो गुण हैं, ये जो बल रेखाएं होती हैं ये हमेशा प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर चलती है। मतलब यहाँ से जो भी बल रेखाएं हैं वो प्लस क्यू से निकल कर कहाँ जाएंगी, माइनस क्यू में जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, तीसरा क्वालिटेटिव हो गया। चौथा गुण अगर हम लोग बात करें तो चौथे गुण में क्या होगा कि ये जो बल रेखाएं हैं, ये जो बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती है। ये क्या होती हैं, लचकदार डोरी के समान होती हैं, लचकदार डोरी के समान होती हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या हो गया कि ये जो बल रेखाएं होती कैसी होती हैं, लचकदार डोरी के समान होती हैं। पांचवा पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो पांचवा पॉइंट क्या आएगा कि जैसे ये हमारे पास क्या बल रेखा है, अब इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो ये जो स्पर्श रेखा होगी जिस बिंदु पर हम खींचेंगे उस बिंदु पर धन आवेश के या धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा खींचा, स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, इस बिंदु पर ये ऐसे हमने एक रेखा खींच दिया, क्या हो गया, स्पर्श रेखा। अब ये जो रेखा है इस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा। जैसे हमने कहा यहाँ हमने स्पर्श रेखा खींचा तो ये हो गया हमारे बल की दिशा हो गई। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ हमने खींच दिया तो ये क्या हो गया, इसके बल की दिशा हो गई। तो चौथा पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या है कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। छठा पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि ये जो बल रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं। मतलब क्या हो गया, जैसे ये है ये कभी इसको काटेगी नहीं। क्यों नहीं काटेगी, अगर मान लो इसने काट दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें बिंदु मिल गया। अब अगर हम बात करें इसके लिए स्पर्श रेखा खींचना है तो इस साइड में जाएगा, इसके लिए स्पर्श रेखा खींचना है तो इस साइड में जाएगा। अब किसी एक बिंदु पर दो दिशाओं में जाना असंभव है, इसलिए एक दूसरे को कभी भी बल रेखाएं काटती नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, 6 गुण है वैद्युत बल रेखाओं के। तो इसको आप लोग वीडियो स्किप करके रोक करके लिख लीजिए, क्योंकि अगर इसको भी लिखवाएंगे तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसको हम लिखवा नहीं रहे, आप लोग लिखिए। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो हम बता दें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ये एक सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसके लिए सबसे पहले तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसे हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। अब इसे कैसे निकालेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, मान लिया हमने कोई वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब अगर ये वैद्युत क्षेत्र है तो इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो जिस बिंदु पर निकालना है वहां पर हम लोग एक लाते हैं धन परीक्षण आवेश, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू नॉट। क्यू नॉट ये एक नया टर्म मिला है, क्यू नॉट। क्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण, धन परीक्षण आवेश। अब धन परीक्षण आवेश क्या होता है बच्चों, धन परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका अपना वैद्युत क्षेत्र लगभग शून्य होता है, जिसका अपना वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, लगभग शून्य होता है, मतलब इसकी कोई औकात नहीं होती है। ठीक है, ये क्या हो गया, जो क्यू नॉट है हमारे पास धन परीक्षण आवेश, इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, लगभग शून्य होता है, या बोल सकते हैं ना के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें ये हमारे पास कोई निकाय है या वैद्युत क्षेत्र है, इसमें अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो जिस बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है उस बिंदु पर हमें क्या रख देंगे, टेस्टिंग चार्ज, मतलब क्या हो गया, धन परीक्षण आवेश। तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा कि जो E होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर होता है F बटे क्यू नॉट, F बटे क्यू नॉट। अब यहाँ से देखो F का मतलब क्या हो गया, लगने वाला बल, क्यू नॉट का मतलब क्या हो गया, धन परीक्षण आवेश। तो यहाँ से क्या डिफाइन करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, क्या हमने रखा, धन परीक्षण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति या अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से वही काम आ गया। अब हमने क्या मिल गया, धन परीक्षण आवेश हमने डिफाइन किया। अब इसका हम लोग मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक क्या होगा,
मात्रक की बात कर दे तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन हो गया। अपॉन में आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया। तो इसका मात्रक हमारे पास क्या बन गया, न्यूटन पर कूलाम। इसके बाद बीमा अगर हम लोग लिखेंगे तो बीमा क्या होगी, अब न्यूटन बल है, बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दें, एम एल टी माइनस टू हो गया। और अपॉन में क्या आ गया, कूलाम। कूलाम का मतलब क्या हो गया, एटी, क्या हो गया, एटी। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम है और एल है। देखो टी यहाँ एक है, पावर प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस, मतलब टी की पावर माइनस एक और माइनस दो, माइनस तीन हो गया। और ए यहाँ एक है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक। तो ये इसका क्या हो गया है, बीमा हो गया है। अच्छा यहीं से अगर हम लोग एक चीज़ और देखें, अगर हम लोग इसको पक्षांतर कर दें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एफ बराबर क्या मिलेगा, क्यू नॉट इंटू ई। अब ये हमारे पास फार्मूला किसका है, ये फार्मूला क्या है कि किसी भी आवेशित कण पर लगने वाला बल, मान लो तो अगर हमारे पास कोई आवेश है, उसका जो परीक्षण आवेश या आवेश क्यू तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो उस पर लगने वाला बल एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमारे पास क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अब हम लोग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ गया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो हम लोग अगला करते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे निकालेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो भी समस्या हो, समस्या का समाधान पाने के लिए आप कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले क्या मान लेते हैं, हम मानते हैं हमारे पास कोई एक आवेश है। हमने क्या मान लिया, कोई एक आवेश क्यू है जो बिंदु ओ पर स्थित है, जो बिंदु ओ पर स्थित है। अब हम क्या बोलते हैं, हमें इसके कारण, इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं भैया कि इस मूल बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या माना है कि माना मूल बिंदु O है और मूल बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम मानते हैं ये हमारे पास क्या, धनावेश। अब जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, वहां पर एक क्या लाएंगे, टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज का मतलब क्या हो गया, प्लस क्यू नॉट। ठीक है, टेस्टिंग चार्ज प्लस क्यू नॉट क्या है, धन परीक्षण आवेश, या इसी को बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज। इसका अपना वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। अब देखो सबसे पहले ये एक दूसरे के क्या है, धन आवेश है, मतलब समान है। अगर समान दो आवेश होते तो क्या करेंगे, इसको प्रतिकर्षित करते, मतलब यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग, अच्छा इस पे कुछ लिखना होता माना, तो माना क्या लिखेंगे आप, माना मूल बिंदु O है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश, या माना मूल बिंदु O है जिस पर एक धन आवेश स्थित है। मूल बिंदु O से या बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब आगे क्या लिखेंगे अगली लाइन में, माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। तो अब देखो, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहाँ अप्लाई होता है, जहाँ पर हमारे पास दो आवेश होते हैं। तो यहाँ देखो एक आवेश Q है, दूसरा Q नॉट है, तो इस पर क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि Q नॉट मतलब धन परीक्षण आवेश पर कूलाम के नियम से, या कूलाम के नियम से धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम चाचा बहुत फेमस हैं तो इनके नियम को आप याद कर लीजिए। कूलाम के नियम से क्या होगा, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल, Q नॉट पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो लगने वाला बल भैया हम लोगों ने क्या पढ़ा है, F बराबर
F बराबर हमने क्या पढ़ा, अगर Q1 और Q2 हमारे पास दो आवेश है, इनके बीच की दूरी r है, तो बल F बराबर क्या होता कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। यही हम लोगों ने पढ़ा कूलाम के नियम में। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, हमारे पास क्या है F बराबर अब क्या एक हमारे पास पहले तो क्या लिख दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो Q1 Q2 की जगह पे क्या है Q और Q नॉट है, तो यहाँ हम सिंपली क्या लिख देंगे Q और Q नॉट अपान में बीच की दूरी r, तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाए r स्क्वायर। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या मान लिया जाए बच्चों, अब हमें तो बल मिल गया, निकालना क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कैपिटल E का मान। तो अब अगर हम लोग बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, E बराबर F/Q नॉट। तो यहाँ से बच्चों क्या कर दें, समीकरण 1 से F का मान यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ से क्या रखेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, या समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर, तो बच्चों यहाँ समीकरण 1 का मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E बराबर, देखिए F का मान यहाँ पर उठा के रखेंगे Q नॉट से, Q नॉट कट गया, ये वाले से कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें इतना कट गया ये वाला पार्ट, तो बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला हो गया, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम लोग क्या कर लें, अब अगर मान लेते हैं कि ये जो दोनों आवेश है किसी माध्यम में रखे हैं, तो किसी माध्यम के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये दोनों आवेश क्या है किसी माध्यम में रखे हैं तो हम लोग किसी माध्यम के लिए लिख देंगे। तो हम लोग क्या लिख दें, माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए क्या हमें चाहिए, तो माध्यम के लिए रखेंगे तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, वो K होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, माध्यम के लिए जहाँ एप्सिलॉन नॉट है उसके बगल में क्या लिख दिया जाए, K से गुणा करवा दिया जाए। तो यहाँ से हमारे पास तीव्रता क्या आएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बगल में किससे गुणा K, और क्या है Q बटे में r स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव। आप लोग पढ़ाई करते रहिए जबरदस्त तरीके से, जहाँ भी कोई कंफ्यूजन होता है आप तुरंत कमेंट करिए। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश होते हैं। क्या होते हैं, दो आवेश, और ये दोनों आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे ये दोनों आवेश समान होते हैं परंतु विपरीत होते हैं। मतलब ये दोनों आवेश जो होते हैं समान होंगे परंतु क्या होंगे, विपरीत होते हैं। विपरीत का मतलब क्या हो गया, एक प्लस तो दूसरा माइनस, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो बड़ी कम होती है, और इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2L होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, मूल बिंदु O होता है। तो अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत, इसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे
आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या हो गया कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, मतलब जो इनके बीच की दूरी बड़ी कम होती है, ये आपको दिखाया गया है बड़ा में। अब जैसे क्या हो गया कि ये जो हमारे पास आवेश है बराबर परंतु विपरीत का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर हमारे पास एक 10 है प्लस 10 आवेश, इसका क्या है प्लस 10 कूलाम, तो दूसरा क्या होगा माइनस 10 कूलाम, और इनके बीच की दूरी क्या रहेगी 2L रहेगी, ठीक है। मतलब एक दूसरा क्या है 50 है प्लस 50, तो दूसरा क्या होगा माइनस 50, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश। अब इसी में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है, ये तो हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव। अब दूसरा हमारा क्या आएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक हमारे पास और क्या डेफिनेशन इसी में आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों कि ये जो हमारे पास दोनों आवेश हैं, तो किसी एक आवेश मतलब दोनों में से किसी एक आवेश को ले लें और इनके बीच की अल्प दूरी का गुणा करवा दें, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, किसी एक आवेश तथा उनके मध्य किसी एक आवेश तथा अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया कि किसी एक आवेश तथा इनके मध्य अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, P। तो P बराबर क्या हो गया हमारे पास, P बराबर कोई एक आवेश हमने ले लिया। अब इसमें में चिन्ह की बात नहीं हो रही, कोई एक आवेश, तो एक आवेश क्या हो गया Q हो गया और इनके मध्य की दूरी क्या है 2L है। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला क्या बन गया P बराबर Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, या इसी को क्या लिख सकते हैं 2QL भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये एक सदिश राशि होता है, और सदिश राशि में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे इसकी दिशा क्या होती है, तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, इसकी दिशा हमेशा क्या होती है माइनस से प्लस की ओर। तो माइनस से प्लस की ओर का मतलब क्या हो गया, इसकी दिशा हमेशा क्या रहेगी माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर रहेगी, इतना आपको याद करना है। अब इसी वैद्युत द्विध्रुव के बेस पर हमें क्या इनके एप्लीकेशन पढ़ना है। इनके एप्लीकेशन हमारे पास क्या तीन है, एक है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, दूसरा क्या है निरक्षीय स्थिति में, तीसरा जो आपके सिलेबस में नहीं है किसी भी बिंदु पर, मतलब व्यापक फार्मूला है उसको भी हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है बच्चों, किसके कारण ज्ञात करना है हमें, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हेडिंग आप लोग लगा लीजिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण, या ऐसे है आपका हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, या वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ा आसान सा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, थोड़ा बड़ा सा है लेकिन आसान सा है, ठीक है। अभी आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग पुराना फंडा अपनाएंगे। सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास एक माइनस क्यू आवेश है
और दूसरा क्या है प्लस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी क्या है 2L है, और इनका मूल बिंदु क्या है, इनका मूल बिंदु हमारे पास O है, मूल बिंदु क्या है O है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखेंगे तो अगर ये पूरी दूरी 2L है, मूल बिंदु O है, तो इधर वाली दूरी क्या हो जाएगी 1L हो जाएगी, और इधर वाली दूरी भी क्या हो जाएगी L हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना, देखो अक्षीय का मतलब क्या हो गया इसी के अक्ष में, मतलब सीधे पर। तो अगर हमें सीधे पर ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि मूल बिंदु से हम लोग r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो यहाँ से हम क्या मान लेते हैं कि जो मूल बिंदु हमारे पास है, मूल बिंदु O से r मीटर की दूरी पर हमने क्या ले लिया, एक बिंदु P ले लिया है, एक बिंदु P लिया है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, फिर से हमने क्या किया, देखो एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके आवेश -q तथा +q है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है और इसका मूल बिंदु O है। अब हमने क्या किया, मूल बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब अगर यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो क्या ले आए, एक धन परीक्षण आवेश ले आए। धन परीक्षण आवेश हमने यहाँ पर ला के रख दिया Q0, क्या रख दिया Q0 रख दिया। अब हम लोग बच्चा यहाँ से क्या मान लें कि जो +q आवेश है, +q तथा -q आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होती हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं माना प्लस क्यू व -q आवेश के कारण, माना +q, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः क्या मान लिया जाए, E1 व E2 है। अब देखो यहाँ से एक कहानी क्या आ गई, +q के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 है और -q के कारण क्या मान लिया गया E2 है। अब एक चीज देखो, ये +q आवेश है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित कहेंगे, जाओ जाओ क्या कहेंगे, दूर भागो तुम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से जो पहला तीव्रता E1 है वो क्या जाएगा, दूर जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, -q के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ये माइनस है ये प्लस है। अब चूंकि इसका वैद्युत क्षेत्र कुछ नहीं है और इसका कुछ है, मतलब इसका ज़्यादा है, तो ये अपने पास बुलाएगा, आओ इधर आओ इधर। तो यहाँ पर इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या मान लिया है, E2 मान रखा है। तो इसकी तीव्रता इधर आएगी, ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें तीव्रताएं मिल गई, E1 तथा E2 मिल गई है। अब हम लोग क्या कर लें कि +q तथा -q के कारण अलग अलग हम लोग तीव्रता निकाल लें। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो बिंदु P पर तीव्रता +q के कारण क्या माना गया, E1। तो E1 बराबर क्या आएगा, अभी हम लोगों ने फार्मूला तीव्रता का क्या पढ़ा है व्यापक, E बराबर 1/4πε0 q बटे में r²। तो सबसे पहले तो ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4πε0। उसके बाद क्या आएगा, +q, हमारे पास क्या है, +q है। अब +q अगर हमारे पास है तो यहाँ से क्या होगा कि देखो +q आ गया, क्या आ गया, +q। अब बटे में r का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या, देखो पहले ये टोटल दूरी क्या है, r है, इतनी दूरी l है। टोटल में से अगर इतना घटा दे तो ये वाली दूरी बचेगी, तो ये दूरी हमारे पास क्या मिल जाएगी, टोटल हमारे पास r है, r में से क्या घटा दे, l घटा दे, तो इतनी दूरी हमारी क्या हो गई, r - l। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या लिख दें, r - l का होल स्क्वायर, इसको मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या लिख दें, -q आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी, -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 होगी। तो यहाँ से हम क्या लिख दें, -q आवेश के कारण तीव्रता E2 बराबर, ठीक है। अब E2 बराबर मतलब ये पूरा ही रहेगा, -q आवेश के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E2 बराबर। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो E2 बराबर भी क्या आ जाएगा, 1/4πε0 q अपॉन में। अब देखो यहाँ से हमें यहाँ के बीच की दूरी चाहिए,
तो देखो इतनी दूरी क्या है r है, इतनी दूरी क्या है l, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, जोड़ देंगे r प्लस एल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, r प्लस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक नई कहानी हमें क्या मिल गई, अब ये क्या है E2 E1 हमारे पास क्या है, सदिश राशियां हैं। अब सदिश राशियों का अगर परिणामी निकालना है तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, आपको बार बार यूज में लगेगा कि जैसे यहाँ हमारे पास कोई बिंदु है, ठीक है, एक परिणामी हमारा इधर आ गया, दूसरा इधर है। तो अगर हमारे पास दो सदिश राशियां हैं और दोनों विपरीत दिशा में है तो इनका परिणामी हम लोग ई बराबर क्या निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, परिणामी आएगा। और ये सदिश राशि है तो परिणामी की भी दिशा होगी, तो जो बड़ा होगा जिसकी दिशा मतलब बड़े वाले की जो दिशा होगी वही परिणामी की भी दिशा हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये कंडीशन आ गया कि ये बिंदु है, दोनों हमारे पास तीव्रताएं एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, एक ही दिशा में होने पर हम लोग दोनों को जोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, E1 प्लस E2 कर लेंगे, ठीक है, E1 प्लस E2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परिणामी तीव्रता आ जाएगी। और यहाँ पर परिणामी की दिशा क्या होगी, जो दोनों की दिशा है वही परिणामी की दिशा हो जाएगी। एक तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि ऐसे कुछ एंगल, ये वाला E1 है, ये वाला E2 है और इसके बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो यहाँ परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस में E2 स्क्वायर और प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। तो अगर एंगल बन रहा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, एक ही दिशा में है तो ये लगाएंगे, विपरीत दिशा में है तो ये लगाएंगे। ये आपके क्लास 11 के फार्मूला है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो क्या है, कंडीशन हमारा क्या है, विपरीत दिशा में। विपरीत का मतलब क्या, हमें एक दूसरे को घटाना है। अब घटाने के लिए भी क्या करेंगे, हमें कंडीशन क्या दिया है, अभी हमें यही नहीं पता कौन दोनों में से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बड़े वाले में से छोटे को क्या करना, माइनस करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये पता लगाएंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पता लगाएं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, किसमें, E1 और E2 में। अभी देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कूलाम चाचा का नियम। कूलाम चाचा ने बताया है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, या Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ से हमने बताया था कि F जो R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अगर दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा, घटेगा। अब ध्यान से देखो, दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा। देखो एक आवेश हमारे पास यहाँ से यहाँ है, अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, कम है, दूरी क्या है, कम है, किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। तो अगर यहाँ पर दूरी कम है इसका मतलब बल क्या होगा, ज़्यादा होगा, दूरी कम है तो बल ज़्यादा होगा। और प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 क्या है, ज़्यादा होगी इसकी अपेक्षा। देखो यहाँ से अब दूरी हमारी क्या है, पहले दूरी इतनी थी, अब दूरी बढ़ी है। अगर दूरी बढ़ी है तो बल क्या होगा, कम होगा, और बल कम होगा तो तीव्रता भी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब E1 बड़ा होगा और E2 क्या होगा, छोटा होगा। तो बच्चों जो हमारे पास बिंदु P पर परिणामी तीव्रता आएगी उसके लिए E बराबर E1 माइनस E2 करेंगे, क्योंकि E1 हमारा क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बराबर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। अब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, अब हम लोग E1 और E2 का मान रख दें तो यहाँ से हमें मिलेगा E बराबर क्या मिलेगा, देखो E1 और E2 में देखो ये इतना चीज़ कॉमन है, इतना क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते, बाहर, तो बाहर करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है। अब जो बचा उसको लिख देते, तो पहले E1 का ये पार्ट लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस में ये वाला क्या है, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। यहाँ से देखो अब इसको हम लोग यहाँ गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, अब ये आपका नॉर्मल सा जोड़ना घटाना आ गया, माइनस में इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर,
और इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, देखो ये आपका a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर और माइनस में क्या बनेगा एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों क्या आएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या आएगा, देखो इस पे लगा दे ए प्लस बी होल स्क्वायर तो क्या मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में 2LR। अब यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह है तो जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस 2 ये भी होता माइनस माइनस प्लस 2LR और अपॉन में यहाँ से हमें मिल जाएगा यही चीज़ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से आर स्क्वायर से आर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ये कितना बचा है 2 2 4 LR, क्या बचा है 2 2 4 LR बचा है। यहाँ से दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। अब बच्चों हम थोड़ा इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ से में क्या बचा है, अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते थोड़ा आगे तो क्या मिलेगा हमें, ये आ गया है ई बराबर आ गया है। देखो ये 2 2 4 हो गया, पहले तो इसको लिखते हैं, यहाँ क्यू भी रहेगा क्यू, तो ये हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और ब्रैकेट में बचा 2 दूना 4 LR और बटे में यहाँ से में क्या बचा है। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो जो L है, L क्या है, L जो है बहुत छोटा है, L क्या है बहुत छोटा है, तो L स्क्वायर, अच्छा L छोटा का है क्योंकि हमें बोला गया है वैद्युत द्विध्रुव में कि 2 आवेश होते हैं और उनके बीच की जो अल्प दूरी जो 2L होता क्या होता अल्प दूरी होता है। अच्छा ये बड़ी छोटी है अल्प दूरी, R क्या है बड़ा ज़्यादा दूर है, तो R की अपेक्षा में L क्या है बहुत छोटा है, तो L स्क्वायर को हम लोग लगभग मान लेंगे कि इसके 0 के बराबर। अगर L छोटा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, L स्क्वायर को लगभग क्या मानेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 0 हो गया, तो यहाँ से R स्क्वायर और R स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R की घात 4 हो गई है, R की घात 4। अब देखो एक R से एक R कट गया तो यहाँ से क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अच्छा एक R से एक R कट गया तो यहाँ बचा है 4 को लिख सकते हैं 2 × 2L और यहाँ R कट गया तो यहाँ बचा R की घात 3 बचा है, तो E बराबर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है Q × 2L, क्या पढ़ा है Q × 2L किसके बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है, तो इन दोनों की जगह पे हम क्या रख दें P और ये 2 है तो 2P अपॉन में क्या आ गया R3, यही हमारा क्या है ये E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R3, यही फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब बच्चों ये आवेश हमने जो लिया था कहाँ लिया था, आवेश हमने लिया था निर्वात या वायु में। अब किसी माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, तो किसी माध्यम के लिए हम लोग इसको लिख देंगे, तो माध्यम के लिए क्या होगा किसी माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए हम लोग क्या करते हैं एप्सिलॉन नॉट के बगल में K से गुणा करा दें माध्यम के लिए, तो किसी माध्यम के लिए यही फार्मूला आएगा बच्चों E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P अपॉन में R3, 2P अपॉन R3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास आखिरी फार्मूला बचा है। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और इसका अगला जो पार्ट है अभी 2 डेरिवेशन बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।